गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इससे पहले हम बात कर चुके अपवर्तन की और अपवर्तन से संबंधित घटनाओं की। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम बात करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक तरीके से अपवर्तन के पश्चात कुछ एंगल के बाद में, एक निश्चित एंगल के बाद में होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि देखो अपने पास में क्या है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपने को इस बात का मालूम है कि ये अपने पास में क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब। और इसके ऊपर प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है। ये आपके पास में क्या है, ये है सघन माध्यम, ये क्या है सघन माध्यम, और ये क्या है विरल माध्यम। तो आपको इस बात का मालूम है कि ये जो एंगल होगा, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो ये इंसिडेंट एंगल जिसको हम आई बोलते हैं, आपतन कोण को। अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, और ये एंगल अपवर्तित कोण आर होगा। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एंगल आर होगा। अपने को इस बात का मालूम है कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण का मान कम और अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। मतलब एंगल आर की वैल्यू ज्यादा होगी एंगल आई से। सही बात। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाऊं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ेगी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, इसमें देखो यहां पर इस साइड में बना लेते हैं एक बार। ठीक है, और ये इस साइड में तो सघन माध्यम, और इस साइड में ये हो गया तुम्हारा विलंब, और ये प्रकाश किरण आपतित हो गई, और ये अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। ठीक है, ये वाला एंगल मैं यहीं पे बना देता हूं। ये एंगल आपका विलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में एंगल बनेगा आई। अब विलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में एंगल बनेगा आर। यहां एंगल आर की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी एंगल आई से। ठीक है, अब मैं क्या करूं, जैसे ही इस आई को आपतन कोण का मान को बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। धीरे धीरे इसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ाता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इस एंगल की वैल्यू इस एंगल से ज्यादा है, तो इसको 90 डिग्री करने से पहले ही ये 90 डिग्री हो जाएगा। कि एक वैल्यू ऐसी आएगी कि ये आपतित प्रकाश किरण है और ये आने से पहले ही ये इस साइड में चली जाएगी। मतलब ये एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, जबकि ये जो एंगल I है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 90। ठीक है ना, 90 डिग्री नहीं होगा। मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा और आपतन कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि अपने को इस बात का मालूम है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है, या अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपतन कोण का मान 90 डिग्री होने से पहले ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और आपतन कोण की इस वैल्यू को, जिस वैल्यू के ऊपर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, डिग्री, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। दोबारा सुन लेना कि मतलब आपतन कोण का वह मान जिसके ऊपर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। अब आपतन कोण के उस मान को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, जिसको हम बोलते हैं IC से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, IC, पैरों में सी लगा देंगे, क्रांतिक कोण की, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, IC इज इक्वल टू, यहां पर तो IC इज इक्वल टू क्या हो गया, I, लेकिन यहां पर जो I की वैल्यू है वो क्रांतिक कोण से क्या है, कम है, क्रांतिक कोण से कम। अब इसके बाद में और देखो, फिर यदि मैं अब क्या कर दूं, ये आपका विलंब हो गया और ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब मैं क्या करूं, I की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, थोड़ा सा और बढ़ा दूं। ये एंगल I की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो गई आज क्रांतिक कोण से। यहां पर क्रांतिक कोण का मान ज्यादा था, यहां बराबर हो गया, और यहां क्रांतिक कोण का मान फिर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जैसे क्रांतिक कोण से इसको मान को मैं ज्यादा करूंगा तो ये प्रकाश किरण जो अपवर्तित हो रही थी वो वापस इसी माध्यम में आ जाएगी, वो वापस इसी माध्यम में
आ जाएगी। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं, ये किसमें क्या हो गया, अब परावर्तन हो गया। ठीक है ना, अंदर ही वापस परावर्तन हो गया, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और ये तुम्हारे पास में, ये तो हो जाएगी तुम्हारे पास में आपतित प्रकाश किरण, और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण। ये क्या हो जाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण। और यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, किससे, आई की आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले तो यदि तुम क्रांतिक कोण की परिभाषा की बात करो, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा तो क्या हो जाएगी कि मतलब आपतन कोण का वह मान जिसके ऊपर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री होता है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। फिर अब यदि पूर्णांतरिक परावर्तन की बात करते हो तो क्या बोलोगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो अपवर्तित प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर इसके लिए दो शर्तें हैं, इसके लिए क्या है, दो शर्तें हैं। एक शर्त तो क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट बात। ठीक है ना, और दूसरी बात, दो शर्तें हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रकाश जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी संभव होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये विरल से सघन में जाएगी, तभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है ना, इसके लिए कंडीशन है, एक तो क्या है कि प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और क्रांतिक कोण का मान तुम्हारे को मालूम है ही। अब हम क्रांतिक कोण के बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने इसमें बात कर लिया था कि ये जो एंगल है, ये एंगल IC के इक्वल है, तो ये यहां पर इस साइड में चली जाएगी, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो इसके लिए देखो स्नेल के नियम से, किसके लिए, स्नेल के नियम से, तो आपको इस बात का मालूम है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या होता है, μ1 अपॉन μ2 अपॉन μ1। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 होता है। ठीक है, इसके लिए यदि हम बात करें क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए यदि तुम बात करते हो, तो यहां पर क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए यदि तुम बात करते हो, तो I की वैल्यू जब कितनी होगी, IC के बराबर होगी। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा, तो R की वैल्यू भी कितना होगा रे, R की वैल्यू 90 डिग्री होगी। R की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहां पर इस टाइम तुम क्या लिख सकते हो, देखो प्रकाश किरण आपतित ऐसे हो रही है, तो पहले ये वाला माध्यम और बाद में ये वाला माध्यम, ये तुम्हारा होगा μ1 और ये तुम्हारा होगा μ2। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IC और R इज इक्वल टू 90, तो इसमें क्या लिख दोगे, साइन IC बटे साइन 90 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तुम्हारे को मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से क्या लिख दोगे, साइन IC इज इक्वल टू μ2 बटे μ1। μ2 कौन सा है, ये वाला। यदि यहां पर मैं क्या ले लूं, वैक्यूम, यहां पर क्या ले लूं, मैं निर्वात ले लूं। ठीक है ना, और इसका अपवर्तनांक μ1 की, ये जो सघन माध्यम है या यहां पर कुछ भी है तुम्हारे पास में, इसका अपवर्तनांक मैं μ मान लूं, और μ2 की वैल्यू कितनी मान लूं, 1। तो यदि यहां पर क्या हो जाएगा, μ1 बराबर तो μ और μ2 बराबर कितना हो, 1 हो, μ2 बराबर कितना हो, 1 हो, तो यहां से बोलो साइन IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, साइन
आईसी हो जाएगा, ठीक है ना। इस जो ये तुम्हारे पास में μ21 है, इसको तुम μ21 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये तुम्हारे पास में म्यू किसका अपवर्तनांक है, इस सघन माध्यम का, ठीक है ना। यहां पर म्यू किसका है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। और यहां पर जो विरल माध्यम हमने लिया उसको हमने क्या मान लिया, निर्वात मान लिया। तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आपको मालूम है कि कोण की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 0, 30, 45, 60, 90 वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब साइन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू ज्यादा तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर ली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, थीटा जाएगा अपने पास में म्यू इज इक्वल टू 1/sin या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम sin IC इज इक्वल टू 1/μ। तो यहां से अब हम बात कर लेंगे किसकी, कि क्रांतिक कोण की निर्भरता की, क्रांतिक कोण की निर्भरता की, कि क्रांतिक कोण किस किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से यदि मैं बात करूं क्रांतिक कोण की निर्भरता, क्रांतिक कोण की निर्भरता की बात करूं मैं, तो यहां से देखो अपने को इस बात का मालूम है कि sin IC इज इक्वल टू 1/μ, मतलब ये म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको इस बात का मालूम है कि ये जो म्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हारे पास में सघन माध्यम और विरल माध्यम है इनकी प्रकृति पर। एक तो किसके ऊपर, सघन माध्यम और विरल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर। तो यहां पर साइन मतलब आप ये क्रांतिक कोण है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, सघन माध्यम और विरल माध्यम की प्रकृति पर। दूसरी बात प्रकाश की वेवलेंथ पर, किसके ऊपर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर। तुम्हारे को इस बात का मालूम है म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ था, म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ था। तो यहां से क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा, तो म्यू की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम, तो आईसी की वैल्यू ज्यादा, आईसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करने लग गया, वेवलेंथ के ऊपर, इनडायरेक्टली रूप से, ठीक है ना। अपने को मालूम है कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है और अपवर्तनांक किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं, इस साइड में लिख देता हूं, थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं किसकी, ताप पर की, किसकी, ताप पर। तुम्हारे को इस बात का मालूम था कि म्यू प्रोपोर्शनल 1/T होता था, म्यू प्रोपोर्शनल 1/T होता था। आप तो यहां से T की वैल्यू ज्यादा तो म्यू की वैल्यू कम, और यहां से देखो या यहां से देख लो, म्यू की वैल्यू कम तो आईसी की वैल्यू ज्यादा, तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। और इस बात को तुम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सबसे जो काम की बात है, नोट लगा के तुम लिखना चाहो तो लिख लेना कि क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, बोलो, इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं की, और उसमें हम सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे मर्ग मरीचिका की। किसकी बात करेंगे, मर्ग मरीचिका, जिसको मरीचिका भी बोलते हो और इंग्लिश में बात करो तो मिराज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मिराज। मिराज ये वाली मत समझ लेना कि भाई लॉकडाउन के अंदर लोगों को मिराज नहीं मिल रही खाने के लिए, ठीक है ना। मिराज इंग्लिश में उसी को बोलते हैं, मर्ग मरीचिका को, ठीक है। और उसमें हम बात करें, देखो मर्ग मरीचिका में क्या होता है कि जब गर्मी के दिन होते हैं, ठीक है ना, वैसे मरीचिका होती है, मर्ग मरीचिका इसको अलग वे में बोलते हैं जो मैं बता देता हूं। मरीचिका में क्या होता है कि जब गर्मी के दिन होते हैं, जब गर्मी के दिन होते हैं तो पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होती है तो वहां से पृथ्वी की सतह ज्यादा गर्म होगी तो वहां से क्या होती है, गैसें गर्म होकर थोड़ी ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं तो थोड़ा उसके पास वाली जो सतह होती है वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, विरल माध्यम हो जाता है, थोड़ा सा वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है गैसें गर्म होकर के
गति करेंगी तो वो ऊपर की ओर गति करती है। जैसे वो गति करेंगी थोड़ी ऊपर आएंगी, जहां पर वो आएंगी वहां पर गैसें क्या हो जाएंगी, ज्यादा, और तो वो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सघन माध्यम, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब सघन माध्यम से तुम देखोगे वो लेयर यहां नीचे रह गई, ठीक है ना, तुम यहां से देखोगे या और कोई देखता है उस लेयर से ऊपर से, तो उसकी जो प्रकाश किरण है उसकी आंखों से जो जाने वाली है दृश्य किरण होगी, वो उस सघन माध्यम से किस में जाएगी, नीचे पृथ्वी पर विरल माध्यम में, क्योंकि ऊपर तो लेयर बन गई सघन माध्यम की, नीचे लेयर हो गई विरल माध्यम की, तो सघन माध्यम में से किस में जाएगी, विरल माध्यम में। ठीक है ना। और यदि एंगल तुम्हारा, एंगल कितना हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, एंगल कितना हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, तो वो वापस प्रकाश किरण वापस कहां मुड़ जाएगी, वापस ये जो ऊपर वाला माध्यम था ना, इस माध्यम में वापस मुड़ जाएगी, और मुड़ करके वहां पर जो भी कोई होगा उसका क्या दिखाई देगा, अपने को प्रतिबिंब दिखाई देगा, और वहां पर अपने को आभास होता है कि वहां पर क्या है, जलाशय होने का एक भ्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मरीचिका। और ऐसे यदि हम बात करें रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में मृग होते हैं, तो मृग दूर से उनको क्या दिखाई देता है, पानी, जलाशय दिखाई देता है, और वो दौड़ते रहते हैं गर्मी के दिनों में, और वो मर जाते हैं। ठीक है ना, मरते नहीं मरते वो अपनी टेंशन नहीं है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मृग मरीचिका, उसको हम क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको वैसे और बता देता हूं कि जैसे अपने पास में ये पृथ्वी की लेयर है, ये क्या है, पृथ्वी की लेयर, यहां जैसे ही गर्मी के दिनों में पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी, तो यहां से गैसें निकलेंगी और यहां तक, यहां पर आ जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी। जैसे ही तुम यहां से खड़े हो, यहां खड़े हो, तुम्हारी ये अखियां हैं, आंख है, अखियां जो भी हैं, यहां से तुम देखोगे इसको, तो तुम्हारी आंखों से, अखियों से ऐसे ऐसे क्या आएगा, प्रकाश किरण आपतित होगी। ठीक है, और यहां पर ये क्या होगा, अभिलंब, और ये एंगल तुम्हारा आई होगा। आई की वैल्यू यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा होगी तो ये वापस इसी माध्यम में घूम जाएगी। और मान लो यहां पर कोई बरगद का पेड़ है, यहां पर किसका है, बरगद का कोई पेड़ है, तो तुम्हारी नजरें यहां से ऐसे जाएंगी और ऐसे वापस इसी माध्यम में लौट जाएंगी, तुम्हारे को ये बरगद इस साइड में दिखाई देगा। अब तुम्हारे को क्या लग रहा है कि तुम वहां नहीं देख रहे, तुम कहां देख रहे हो, इस साइड में, तो तुम्हारे को भ्रम होगा इस साइड का भ्रम होगा, और ये पेड़ जो तुम्हारे को है, ठीक है ना, ये पेड़ ऐसे दिखाई देने लग जाएगा, और यहां से ये पेड़ तुम्हारे को ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। तुम देख कौन सी साइड में रहे हो, इस साइड में, इसलिए तुम्हारे को भ्रम क्या हो रहा है कि हमारे को ये नीचे दिख रहा है, जबकि रियलिटी में क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारी प्रकाश किरण आ रही थी वो यहां से, ये ऊपर क्या आई, ये सघन माध्यम है, तो यहां सघन माध्यम में प्रकाश किरणें आई, क्रांतिक कोण से ज्यादा हुई, जिसके कारण वापस उसी माध्यम में लौट गई, और यहां पर आपको जो भी है वो दिखाई दे रहा है। तुम्हारे को भ्रम क्या हो रहा है कि नहीं, मैं तो इसी साइड में देख रहा हूं और इसी साइड में मेरी प्रकाश किरणें जा रही हैं, और यहां पर तुम्हारे को ये इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो तुम्हारे को यहां क्या भ्रम होता है कि उल्टा कब दिख सकता है, या तो वहां पर शीशा हो, दर्पण हो, तभी तो उल्टा दिखाई देगा, या फिर क्या हो, जल हो, और तुम्हारे को भ्रम क्या होता है यहां पर कि यहां पर कोई ना कोई जलाशय है, तभी इसकी छाया उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मरीचिका बोलते हैं इसको, ये जो भ्रम होता है इसको हम बोलते हैं मरीचिका। और तुम्हारी जगह यदि कोई मृग होता तो उसको हम क्या बोल देते, मृग मरीचिका बोल देते। ठीक है, हम बात कर रहे थे हीरे की चमकने की, तो यहां पर यदि हीरे की हम बात करें, तो मैं पहले ही आपको अपवर्तनांक में बता चुका कि जो हीरा होता है, डायमंड होता है, उसका अपवर्तनांक 2.4 होता है, म्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.4। ठीक है ना, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4, और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, क्रांतिक कोण का मान, वो 24.4 डिग्री के आसपास होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 24.4 डिग्री के आसपास होती है। तो अपने पास में जो हीरा डायमंड होता है, उसके फलकों को इस प्रकार से घिसा जाता है, इस प्रकार से घिसा जाता है कि उसके लिए, प्रत्येक फलक के लिए आपतन कोण का मान लगभग क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। उसके फलकों को इस प्रकार से घिसा जाता है कि प्रत्येक फलक के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। अब आपको मालूम है कि आपतन कोण का मान किससे, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसके लिए देखो एक बार, जैसे ऐसे यदि तुम्हारे पास में क्या है, कोई डायमंड है, ठीक है ना, और इसके फलकों को हमने घिस दिया।
अब जैसे मान लो कि यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे इसके अंदर अब आ गई, जैसे इसके अंदर आई तो ये डायमंड है, अब यहां से इसके ऊपर ये क्या अभिलंब होगा, यदि इस एंगल की वैल्यू क्रांतिक कोण से क्या हो ज्यादा, तो ये वापस बाहर नहीं निकलेगी, वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस इसी माध्यम में कहीं लौट जाएगी। और फिर यहां पर इसके ऊपर अभिलंब डालूं, फिर ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू भी क्या हो क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो वापस ये इसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी माध्यम फिर वापस इसी में, और ये इस हीरे के अंदर ही प्रकाश किरण क्या होती रहेगी, चक्कर काटती रहेगी, जिसके कारण अपने को हीरा क्या दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है और इसके लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू 24.4 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है। और इसको जो घिसा जाता है, इसको इस प्रकार से घिसा जाता है कि इसके फलकों के लिए आपतन कोण की वैल्यू हमेशा क्या हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगी तो वो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, बाहर प्रकाश किरण बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी तो हीरा अपने को क्या दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो ये एक ये हो जाएगा अपने पास में, किसका, पूर्णांतरिक परावर्तन का घटना हो जाएगी ये भी। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, प्रकाशिक तंतु की, किसकी बात करें, प्रकाशिक तंतु की। ठीक है ना। प्रकाशिक तंतु की यदि तुम बात करते हो तो इसमें देख लेना एक बार, इसमें क्या होता है कि दो लेयर होती है, एक तो ये होती है, ठीक है, और एक ये होती है। इसमें क्या होता है, ये दो लेयर हो गई, ठीक है ना, ये बारीक बारीक तंतुओं से मिलकर के इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि ये वाली जो होती है लेयर, ये जो भी लेयर ली जाती है इसको हम क्वार्टज या कांच की बनी होती है ये, और इसके लिए यदि मैं बात करूं तो इसका अपवर्तनांक तो क्या होता है, कम, जो बाहर वाली होती है उसका अपवर्तनांक तो क्या होता है, कम होता है, जो नीचे वाली होती है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा और इसका अपवर्तनांक कम होता है। तुम चाहो तो इसको जैसे मैं बोल सकता हूं कि ये जो तुम्हारे पास में इसका अपवर्तनांक है μ1 और इसका अपवर्तनांक है μ2। ठीक है ना। इसका अपवर्तनांक μ1 और इसका एक का अपवर्तनांक μ2 है। जो बाहर वाली है लेयर, इसको तो बोलते हैं अधिपट्टन, इसको क्या बोलते हैं, अधिपट्टन, और इनसाइड में जो है इसको बोलते हैं क्रोड, इसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। अब यहां पर आपको इस बात का मालूम है कि यहां जो μ1 की वैल्यू है वो ज्यादा होती है μ2 से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इनसाइड के अंदर जो भी आपने लिया है इसका अपवर्तनांक ज्यादा और बाहर वाले का अपवर्तनांक कम, मतलब ये ज्यादा सघन है और ये बाहर वाला क्या है, विरल। तो जैसे ही तुम इसके अंदर प्रकाश किरण ऐसे, इसके अंदर मैं ये इसका मिड सेंटर ऐसे ले लेता हूं, जैसे ही तुमने इसके ऊपर ऐसे प्रकाश किरण डालोगे तो ये अभिलंब से एक एंगल बनाएगा, एंगल बनाएगा, तो इस एंगल को, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगी तो ये कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्रांतिक कोण से जैसे ही एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी आपतन कोण का मान, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा। तो फिर ये यहां पर आएगा, टकराएगा, तो यहां पर फिर इसे एंगल की वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा, और फिर वापस ये क्या हो जाएगा, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, फिर यहां पर इस एंगल की वैल्यू ज्यादा और ये वापस बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे चलेगा इसमें। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु में क्या होते हैं कि अपने पास में जो ये क्या है, क्वार्टर्स का बना होता है, इसके अंदर अपने पास में दो लेयर होती हैं, एक अधिपट्टन होता है और एक क्रोड होता है। इनसाइड में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम क्रोड, और बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अधिपट्टन। अंदर वाली जो लेयर ली जाती है उसका अपवर्तनांक कुछ भी मान सकते हो, तुम μ2 भी मान सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, और बाहर वाली का μ1 ले सकते हो। लेकिन आपको बात ये याद रखनी है कि इनसाइड में अंदर वाली जो होगी ये लेयर जिसको क्रोड बोलते हो, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा नहीं करोगे तो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा, और ये इसका आगे ये पारगम्यता भी नहीं होगी। आ गई बात समझ में। यहां पर इसके अंदर दो लेयर हो गई, एक क्रोड हो गई, एक अधिपट्टन हो गया। ठीक है ना। अंदर वाले का अपवर्तनांक बाहर वाले के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब अंदर वाला सघन और बाहर वाला क्या होना चाहिए, उसकी तुलना में विरल होना चाहिए। ठीक है। इसके यदि मैं उपयोगों की बात करूं, इसके यदि मैं किसकी बात करूं, उपयोगों की, तो एक तो क्या, जो विद्युत संकेत होते हैं, क्या होते हैं, वैद्युत संकेत होते हैं, उनके प्रेषण और अभिग्रहण में, वैद्युत संकेत होते हैं ना, उसको उनके प्रेषण में और अभिग्रहण के अंदर। दूसरी बात यदि मैं बात करूं किसकी, इसके उपयोग की, दूसरे उपयोग की यदि तुम बात करें तो एंडोस्कोपी में, जो डॉक्टर्स करते हैं एंडोस्कोपी पेट के लिए, उसके अंदर।
ठीक है ना। फिर यदि इसके लिए बात करते हो तुम थर्ड नंबर पे सजावटी लैंपों में, किसमें, सजावटी लैंपों में। ये यहां तक अपनी सारी बातें हो गई, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें किसके लिए, कि यहां पर यदि मैं बात करूं कि वह न्यूनतम कोण जो प्रकाशिक तंतु के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, उस कोण की वैल्यू कितनी हो, मतलब वह न्यूनतम कोण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक होता है, उस कोण की वैल्यू यहां पर मैं बताऊं कि ये इसका मिड सेंटर ले लिया और ये एंगल मैं बोल लेता हूं अल्फा। इस एंगल की वैल्यू कितनी बोल देता हूं मैं, अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस और ये थोड़ा सा आगे के लिए है। जो तुम्हारे को डायरेक्ट ही याद रखना है, रखो तो तुम्हारी मर्जी, ना रखो तो तुम्हारी मर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में कि प्रकाशिक तंतु के अंदर वह न्यूनतम कोण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जिम्मेदार होता है या आवश्यक होता है, उसकी बात ये अपने पास में हो गई। तो ये अपने पास में क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी खत्म हो गया, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं भी हो गई। इसके बाद में यदि हम बात करें किसके लिए, गोलीय, अब हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की। किसके लिए बात करते हैं, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की। जैसे मेरे पास में क्या है, कोई गोलीय पृष्ठ है और इस साइड में इसमें कंप्लीट कोई माध्यम है, इस साइड में ये अपने पास में निर्वात है और इस साइड में ये कंप्लीट कोई माध्यम भरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से यदि मैं बात करूं, इसके अंदर ये अपने पास में क्या है, बिंदु P है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ मतलब ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर क्या आएगी, प्रकाश किरण आपतित होगी। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अभिलंब खींचूंगा और जो अभिलंब खींचूंगा वो बिंदु इसको C पर काटेगा। कहां पर काटेगा, बिंदु C पर काटेगा। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के अंदर जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इसके अंदर प्रतिबिंब I पर बनता है। और तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये एंगल R बनेगा और इसका इमेज बनता है I पर। कहां पर बनता है, I पर। तो हम क्या करते हैं, अपने पास में गोलीय पृष्ठ है और इसके लिए हम बिंदु O पर ऑब्जेक्ट बिंब रखते हैं तथा ये गोलीय पृष्ठ इसका बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तथा यह निर्वात के अंदर आपतन कोण I तथा माध्यम के अंदर अपवर्तन कोण R बनाता है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर यह एंगल बनाता है अल्फा और यहां पर यह एंगल बनाता है बीटा। यहां पर तुम कोई भी एंगल ले सकते हो, अल्फा बीटा तुमने नाम दे दिया, गामा फाई जो भी तुम दे, जैसे मैं दे देता हूं यहां पर फाई दे देता हूं, क्या एंगल दे देता हूं, फाई एंगल दे देता हूं। अब यहां पर यदि मैं बात करूं इन दोनों पृष्ठों के लिए, तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि स्नेल के नियम से, किससे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा बोलो, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इसका अपवर्तनांक ये जो माध्यम है इसका मैं मान लेता हूं μ2 और ये है ये μ1। इसमें तुम्हारे को कोई दिक्कत, अच्छे तरीके से देख लेना, ये अपने आगे लेंस मेकर फॉर्मूले में काम आएगा। यदि ये समझ में आ गया तो वो खत्म है, ठीक है ना। तो स्नेल के नियम से देखो, ये प्रकाश किरण इस साइड से उस साइड में जा रही है ना, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये स्नेल का नियम अपवर्तन में पहले ही बता चुके अपवर्तन में। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब अपने को इस बात का मालूम है कि ये स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग ये होता है। अब यदि एंगल I और R की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, R और I की वैल्यू क्या हो, I व R अल्प हो, ठीक है ना। तो साइन I की वैल्यू लगभग बराबर होगी I के और साइन R की वैल्यू लगभग बराबर होगी R के। तो यहां से क्या हो जाएगा, I अपॉन R बराबर μ2 अपॉन μ1 होगा। अब हम क्या कर देते हैं, इनको वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे इसको इससे। तो वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा, μ1 इंटू I इज इक्वल टू μ2 इंटू R। और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं, 1 दे देता हूं।
आई और आर हो गया, म्यू1 और म्यू2 हो गया। तो इसके बाद में यदि हम देखें, अब देखो यहां से, वैसे तुम्हारे को मैं बता दूं कि ये बिंदु पी से ओ की ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है इसको तुम स्मॉल यू से लिखते हो, स्मॉल यू से लिखते हो डायग्राम को कंप्लीट करना चाहो तो। और यहां पी से सी के बीच के अंदर वक्रता त्रिज्या होती है, पी से आई के बीच की दूरी स्मॉल वी होती है, ठीक है ना। तो यहां से तुम इस डायग्राम के साइड में ही लिख देना कि यहां पर जो ओपी है, ओपी की वैल्यू स्मॉल यू है, पीसी की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर है, और पीआई की जो वैल्यू है वो क्या है रे, बोलो, पीआई की वैल्यू स्मॉल वी है। ये बात यहां पर डायग्राम के साइड में ही लिखना है। तो यहां से अपने पास म्यू1 आई, म्यू2 आर हो चुका है। अब इसके बाद में देखो, मैं बात करूं त्रिभुज, कौन से, इसको तुम नाम दे देना कोई भी एम, एम ओ सी से, त्रिभुज एम ओ सी में। यहां से देखो मैं त्रिभुज एम ओ सी में, तो ये कोण क्या है, इसके लिए बहिष्कोण है। क्या है, कोण आई क्या है, में कोण आई बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। ये कोण बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण का मान अंदर वाले दोनों कोणों की क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण आई इज इक्वल टू अंदर वाला कोण एल्फा प्लस फाई इन दोनों के बराबर होगा। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। ऐसे ही यदि मैं बात करूं अब कौन से वाले त्रिभुज में, सी एम आई में, त्रिभुज सी एम आई में, इसमें बहिष्कोण कौन है, फाई, इसमें फाई बहिष्कोण है, वो इन दोनों कोणों के बराबर होगा। में फाई बहिष्कोण है, फाई क्या है, बहिष्कोण है। फाई कोण बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान अंदर वाले दोनों कोणों के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो फाई आर प्लस बीटा के बराबर होगा, आर प्लस, तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा को इस साइड में भेजो तो फाई माइनस बीटा, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से आई की वैल्यू यहां पर रख दो, और समीकरण 3 से आर की वैल्यू यहां पर रख दो। रख दोगे तो रखो, देखिए क्या होता है। समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से बोलो क्या होगा, म्यू1 अपनी जगह पे, आई1 की जगह क्या रखोगे, आई की जगह है एल्फा प्लस फाई, एल्फा प्लस फाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं, इज इक्वल टू क्या है, म्यू2 आर, आर की जगह क्या रखोगे, फाई माइनस बीटा, फाई माइनस बीटा। तो यहां म्यू1 को अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, म्यू1 इंटू एल्फा प्लस म्यू1 इंटू फाई इज इक्वल टू म्यू2 को गुणा करोगे तो म्यू2 इंटू फाई माइनस म्यू2 इंटू बीटा। मैं क्या कर लेता हूं, म्यू2 इंटू ये जो फाई वाले हैं, फाई वालों को तो एक साइड में, और ये जो एल्फा बीटा उन दोनों को एक साइड में। मैं इस बीटा को उठा के इस साइड में लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू1 एल्फा प्लस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू म्यू2 फाई माइनस म्यू1 फाई हो जाएगा। यहां से दोनों से क्या को मना सकता है, फाई को मना सकता है, तो यहां तो क्या हो जाएगा, म्यू1 एल्फा प्लस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, और यहां पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, फाई। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 4। इसको मैं क्या दे देता हूं रे, समीकरण नंबर 4। यहां तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत, इसके बाद में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका। देख लेते हैं एक बार क्या होता है। डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसको तो मैं एक बार हटा देता हूं। अब इनकी वैसे अपने को जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इधर देख लेना अब इसमें यहां पर एल्फा बीटा और फाई तीन ही बातें हैं, म्यू1 और म्यू2 तो अपवर्तनांक हैं जो अपने पास में रह जाएंगे। यहां पर यदि मैं बात करूं एल्फा बीटा व फाई की वैल्यू क्या है, अल्प है, अल्प हैं। तो एल्फा की वैल्यू लगभग बराबर होगी tan एल्फा की, किसके बराबर होगी, लगभग tan एल्फा की। और tan एल्फा की वैल्यू बराबर होगी, आपको मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होती है, लंब बटे आधार। एल्फा ये रहा। यहां से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक लंब डालता हूं, यहां से मैं क्या डालता हूं, लंब डालता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं बिंदु n। यहां बिंदु
एन और पी दोनों क्या है, पास पास हैं, इनको मैं संपाती बिंदु भी बोल सकता हूं। तो यहां से एक बार लिख देता हूं मैं एन के रूप में ही, तो देख लेना। तो टेन एल्फा बराबर क्या होगा, टेन एल्फा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब एम एन बटे आधार की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ओ एन, क्या होगी, ओ एन हो जाएगी। ऐसे ही यदि तुम बात करते हो तो बीटा की वैल्यू लगभग बराबर होगी टेन बीटा के, किसके बराबर होगी, टेन बीटा के। और यहां टेन बीटा, बीटा एंगल यहां पर है, तो इसके सामने लंब बटे आधार, लंब एम एन, लंब तो क्या होगा एम एन बटे आधार एन आई, एन आई। अब मैं बात करूं किसकी, फाई की, तो इसमें देखो फाई की वैल्यू भी लगभग किसके बराबर होगी, टेन फाई के, किसके बराबर होगी, और टेन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब ये रहा एम एन बटे आधार की वैल्यू एन सी हो जाएगी। एल्फा बीटा और फाई की वैल्यू मैं वहां पर रख देता हूं, ठीक है ना, एल्फा बीटा और फाई की वैल्यू मैं वहां पर रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो, इसको तुम नाम दे देना कंप्लीट कोई, समीकरण नंबर 5, पूरे कोई समीकरण नंबर 5 दे देना। तो क्या लिख दोगे यहां पर, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से म्यू 1 एल्फा की वैल्यू बोलो, ये रही एम एन बटा ओ एन प्लस म्यू 2, बीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, एम एन बटा एन आई, एम एन बटा एन आई रख दिया बीटा की वैल्यू। अब म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपनी जगह पे, फिर फाई की वैल्यू रख देंगे, बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1, और फाई की वैल्यू ये रही, कितनी है, एम एन बटा एन सी, एम एन बटा एन सी, एम एन इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में मैं कॉमन ले लूं, तो मैंने एम एन कॉमन ले लिया, म्यू 1 बटा ओ एन प्लस म्यू 2 बटा एन आई इसमें बचा, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 और एम एन बटा एन सी, एम एन से एम एन कैंसिल, एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे यहां पर, चूंकि बिंदु P व N संपाती हैं, क्या है, संपाती मतलब बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास हैं, तो मैं OP की वैल्यू लगभग बराबर होगी ON के, ON की जो वैल्यू होगी, ON की वैल्यू लगभग बराबर होगी OP के, ON की वैल्यू लगभग बराबर होगी OP के, फिर NI इसकी वैल्यू लगभग बराबर होगी PI के, NI की वैल्यू लगभग बराबर होगी PI के, फिर कौन बचा, NC की वैल्यू लगभग बराबर होगी PC के, NC की वैल्यू लगभग बराबर होगी PC के, ठीक है ना। तो इस वाले के अंदर ON, NI, NC इन सब की वैल्यू मैं रख दूं, रखूंगा तो क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, म्यू 1 बटा ON की वैल्यू OP प्लस म्यू 2 बटा NI की वैल्यू PI इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, MN कैंसिल हो गया था, बटे नीचे क्या बचा, NC की जगह PC, OP की वैल्यू ये रही, OP की वैल्यू यहां रख दो, तो म्यू 1 बटा U प्लस, और बोलो क्या होगा तुम्हारे पास में, PI की वैल्यू V, म्यू 2 बटा V, और बोलो इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटा PC की वैल्यू ये रही R, PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास में हो जाएगा, और इसमें क्या हो गया तुम्हारे पास में, ये आ गया, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटे R, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बटे R इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू म्यू 1 बटा U प्लस
म्यू टू बटा वी, म्यू टू बटा वी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, चिन्ह परिपाटी की, किसकी बात करते हो, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो तुम्हारे को मालूम है चिन्ह परिपाटी में क्या करते हैं कि ध्रुव से प्रकाश किरण उस साइड में जा रही है ना, तो ध्रुव से उस साइड वाली सभी राशियां पॉजिटिव और इस साइड वाली राशियां नेगेटिव। उस साइड में आर है, आर किस में आएगा, पॉजिटिव में। वी उस साइड में है, वी भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। लेकिन पी से यू इस साइड में रह गया तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी से यू नेगेटिव होगा और वी एंड आर किस में होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो अब, अतः म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर इज इक्वल टू म्यू वन बटे माइनस का यू प्लस म्यू टू बटे वी, ठीक है ना। तो इस माइनस वाले को तो मैं बाद में लिख देता हूं, प्लस वाले को पहले, और यहां से क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर इज इक्वल टू म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू। ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। इसको तुम बाद में और भी मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे करोगे, इसमें ऐसे बोल सकते हो कि यदि यहां पर निर्वात हो और म्यू टू अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी हो, म्यू, तो इसमें बस ये कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं करना। यदि म्यू वन बराबर 1 तथा म्यू टू बराबर कितना हो, म्यू हो, तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 बटा आर इज इक्वल टू म्यू बटा वी माइनस 1 बटा यू। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और ये वाला फॉर्मूला है, मेनली ये है अपने इस पास में काम का, कंडीशन सारी हम उसी में लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसको तुम अच्छे तरीके से याद कर लेना और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है।